साथियों जय हिंद। मैं सुनील वर्नवाल सिजन अपने डीसीडी प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज का हमारा पहला प्रश्न, किस एक्ट में संशोधन करके किसानों को बड़ी राहत देने हेतु कृषि सुधारों को लागू करने हेतु साथी सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है। अर्थात हमें यह जानना है कि वह कौन सा एक्ट है जिसमें सुधार करके सरकार किसानों को बड़ी राहत देगी, साथ ही साथ कृषि सुधारों को लागू करने का प्रयास करने वाली है। तो वह एक्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो हमें ध्यान रखना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जिसके तहत कुछ चीजों जैसे खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, आलू, प्याज, इस तरह की जो वस्तुएं हैं जिनका उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है, अब इससे बाहर कर दी जाएंगी। और इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि कृषक भाई हमारे जो है अब इन वस्तुओं को कहीं भी और कभी भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। जब यह अभी इसमें शामिल था, अर्थात इस एक्ट के अंतर्गत ये वस्तुएं आती हैं, तो किसानों को क्या है, अभी इसे बेचने के लिए जो राज्य सरकारों द्वारा या अन्य माध्यमों द्वारा जो तय व्यक्ति होते हैं, एक तरह से मीडिएटर जिन्हें दलाल भी कहा जाता है, जो बाजारों में होते हैं, अर्थात सरकार द्वारा निर्धारित जो विक्रय स्थल होता है वहीं पर जाकर अभी तक ये सिर्फ बेच सकते थे। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि वो सिर्फ अपने ही आसपास के क्षेत्रों में जो निर्धारित केंद्र हुआ करता था वहां पर बेचते थे। तो इसका नुकसान क्या होता था किसानों को कि जबकि हो सकता है मान लीजिए आप यूपी के किसी जिले से रहने वाले हैं, मुरादाबाद के रहने वाले हैं या लखनऊ के, तो हो सकता है लखनऊ में जो आलू है, मान लीजिए लखनऊ में आलू आपका 10 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन वहीं पे अगर बात करें आंध्र प्रदेश में यह आलू 15 रुपए किलो में बेचा जा सकता है। तो लेकिन अब हमारे किसान भाई जब तक इस अधिनियम में शामिल था यह मामला, तो ऐसा नहीं कर सकते थे, अर्थात वह बेचने के लिए वहीं अपने आसपास के क्षेत्रों में ही बाध्य थे। लेकिन जब इससे बाहर कर दिया जा रहा, अर्थात सुधार किया जा रहा, तो हमारे किसान बंधु जो है अब इसे अपने राज्य के बाहर भी यानी कि अंतरराज्यीय व्यापार भी कर सकेंगे। जैसे हमने कहा कि आंध्र प्रदेश में बेच सकते हैं, हो सकता है कि महाराष्ट्र में और ज्यादा महंगे पे बिक सकता है उनका, तो वहां पे अच्छी कीमत मिल सकती है तो महाराष्ट्र में बेच देंगे, है ना। तो इससे यह फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारा लेक्चर लगातार देख रहे होंगे ये डीसीडी प्रोग्राम, तो हमने डीसीडी प्रोग्राम में ही एक कहीं भी कभी भी करके एक योजना जो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही है उसकी भी हमने चर्चा की थी। आप पीछे के जो हमारे डीसीडी प्रोग्राम है उसमें जाकर आप एक बार ये देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक तरह से विधिक बनाया जाने की व्यवस्था भी की जा रही है सरकार के द्वारा, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। अब इतनी बात होने के बाद कुछ और बातें करते हैं कि कृषि पर जो निर्भर आबादी है कितनी है, वो 53%। कृषि पर 53% देश की कुल आबादी निर्भर है और कृषि का जो है जीडीपी में योगदान कितना है, 17%। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा पुनर्गठित आयोग है, अर्थात भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसने एक आयोग जो पहले कभी गठित हुआ था उसको फिर से, अर्थात तो एक बनाया गया था लेकिन बाद में खत्म कर दिया गया, तो वह आयोग फिर से गठित किया है। वह आयोग कौन सा है? वह आयोग है हमारा औषधि कोष या फार्माकोपिया। तो ये आयुष मंत्रालय, जैसा कि हम जानते हैं कि आयुष मंत्रालय जो भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति थी उसी को पुनर्जीवित करने के लिए यानी उसका फिर से उपयोग में लाए जाने के लिए, साथ ही उसकी महत्ता को आगे बढ़ाने के संदर्भ में इस मंत्रालय का गठन प्रथम मोदी सरकार में किया गया था। तो हम इसमें देखते हैं कि ये जो औषधि कोष या फार्माकोपिया है, बेसिकली इसे जो लाया गया है यानी कि पुनर्गठन किया गया है। तो यह इसका पहले गठन कब हुआ था? तो यह जो आयोग है यानी कि औषधि कोष आयोग या फार्माकोपिया 2010 में इसके पहले बनाया गया था, लेकिन फिर खत्म कर दिया गया था। तो इसका काम क्या है, यानी कि इसे फिर से क्यों लाया गया है? तो इसका मुख्य काम है दवाओं का नियमन करना और गुणवत्ता का नियंत्रण। कौन सी गुणवत्ता? ये जो दवाएं हैं, और इसमें मुख्यतः 4 प्रकार के दवाओं की बात की जा रही है। एक तो आयुर्वेद, दूसरा सिद्धा, थर्ड वन यूनानी और चौथा होम्योपैथी। अर्थात ये 4 प्रकार की जो गतिविधियां हैं, आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी, इनसे संबंधित दवाओं का नियमन
और गुणवत्ता का नियंत्रण किया जाना इस आयोग का मुख्य काम होगा। साथियों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न, किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया? अर्थात एक बंदरगाह का नाम, एक पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। तो अब बंदरगाह कौन सा है? वह है हमारा कोलकाता बंदरगाह। महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह कोलकाता बंदरगाह जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और इस कोलकाता बंदरगाह यानी कि जो है यही इसी कोलकाता शहर में, इससे जो सटा हुआ शहर है कोलकाता शहर, उसी कोलकाता शहर में 1901 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ पार्टी है, जो वर्तमान में भाजपा पार्टी है, उसकी मातृ संस्था, उसकी जो मातृ संगठन यानी कि राजनीतिक दल जनसंघ हुआ करता था, उसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी माने जाते हैं। और साथ ही साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में दो बातें, एक तो 1901 में उनका जन्म हुआ था कोलकाता में और 1903 में वो श्रीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो बंदरगाह है, अभी इस बंदरगाह का की 150वीं सालगिरह अर्थात मनाई गई है। जनवरी यानी कि 150 साल पहले इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के किस पूर्व प्रवक्ता को कहाँ का? फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। अर्थात भारतीय विदेश मंत्रालय के कोई एक प्रवक्ता है और उन्हें फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो वह कौन है? वह है रवीश कुमार। वो एनडीटीवी वाले रवीश कुमार नहीं है, बल्कि यह है विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता है। महत्वपूर्ण बात हम करते हैं फिनलैंड के संदर्भ में कि फिनलैंड को जो है झीलों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फिनलैंड को? फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। साथ ही साथ फिनलैंड जो है नार्डिक देशों के समूह में आता है। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं कि नार्डिक देश, आप ऐसे जब देखेंगे इतना बड़ा सा रूस दिखता है ना, बहुत बड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखिए ऐसे है ना, तो ये आइसलैंड, सॉरी ये है आइसलैंड, फिर यहाँ पे ऐसे फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर स्वीडन है ना, और फिर अपना डेनमार्क। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 5 देश जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? नार्डिक देश। कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नार्डिक देश में कौन कौन से देश आते हैं, तो हैं डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। तो देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को सरकारी भवनों से अपने राजनीतिक झंडे को हटाने का आदेश दिया? अर्थात वह कौन सा राज्य है? वह है आंध्र प्रदेश सरकार। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वाई जगन रेड्डी साहब, वाई जगन रेड्डी ये यहाँ के सीएम हैं। और इनकी जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है? वाईएसआर कांग्रेस। इस वाईएसआर कांग्रेस की जो झंडा है, उस झंडे का रंग क्या है? नीला हरा सफेद। ठीक है, तो ये जो नीला हरा सफेद झंडे का रंग है, इन्होंने इसी के आधार पर जगन रेड्डी साहब ने क्या किया कि जो पंचायतें या अन्य जो सरकारी भवन है, उन भवनों का रंग जो है नीला हरा सफेद में रंगवा दिया था। और इस रंग को अंग्रेज में एक तरह से क्या हो गया है? सरकारी भवन को अपने झंडे के रंग से रंगवाना। तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, उसने इनकी जो एक्टिविटी है उस पर रोक लगा दी थी। तो इस रोक को जिन्होंने चैलेंज किया था यानी अपील किया था, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए इस जो भवन, सरकारी भवनों पर जो ये इनके झंडे के प्रतीक के रंग पुते हुए हैं, उसे मिटाने का आदेश दिया है। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, घर वापसी कर रहे ग्रामीण श्रमिकों को तत्काल रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार ने मनरेगा में किस काम को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है? अर्थात हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 के प्रभाव के कारण बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे लोग अपने घरों की ओर, अपने मूल राज्य की ओर वापस लौट रहे हैं। चूंकि वह स्किल्ड नहीं है उसमें से बहुत सारे लोग, तो उन लोगों को रोजगार मुहैया कराना एक सबसे महत्वपूर्ण जरूरत बन गई है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक फैसला लिया है कि उस मनरेगा में लगातार मनरेगा में काफी धन भी बढ़ाया गया, धन का आवंटन भी बढ़ाया गया है। साथ ही साथ यह निर्णय लिया गया है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जिसकी तत्काल जरूरत है और साथ साथ उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार भी दिया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी जो
ये मंत्रालय जो मनरेगा है, मनरेगा में काम को जो प्राथमिकता देने का या उससे संबंधित जो निर्णय लिया जाता है, उस संदर्भ में एक केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद बनाई गई है। अर्थात मनरेगा के संदर्भ में कोई निर्णय लेने के लिए जो एक केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद एक संगठन है, संस्था है, बनाई गई है। तो इस परिषद के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि व्यक्तिगत ढांचा निर्माण को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। ओके, महत्वपूर्ण क्या है कि केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक थी, मीटिंग थी, है ना। और इसमें जो निर्णय हुआ वह क्या हुआ कि व्यक्तिगत ढांचा, जो आप व्यक्तिगत स्तर पर जो ढांचा निर्माण किया जाए, इससे क्या होगा कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर जो उसे जरूरत होगी वहां पर अपना काम करेगा। इससे उसे रोजगार भी मिल जाएगा और साथ साथ जो काम करेगा उसमें क्या शामिल होगा, जल संरक्षण और सिंचाई। आप समझ सकते हैं जल संरक्षण और सिंचाई का मतलब क्या है। इसका लाभ सिर्फ व्यक्तिगत रूप से इसे नहीं मिलेगा, बल्कि सार्वजनिक रूप से भी इसका लाभ पर्यावरण के संदर्भ में हो सकता है, पर्यावरण साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। ठीक, तो इसीलिए इस व्यक्तिगत ढांचा निर्माण को प्राथमिकता दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इस परिषद ने निर्णय लिया है कि जितने भी मजदूर यानी कि जो श्रमिक काम करेंगे उन्हें हर हाल में वेतन 14 दिन के अंदर उन्हें मिल जाना चाहिए। अर्थात उनका जो रोजगार के एवज में जो उन्हें पैसा मिलेगा वह 14 दिन के अंदर उसका भुगतान कर दिया जाना होगा। साथ ही साथ एक और निर्णय लिया गया है कि ये जो श्रमिक इसमें जो काम करेंगे उसमें कोई घपला ना होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी तय किया है कि सभी भुगतान 100% खाता पे आधारित ही होंगे, चाहे वह जनधन खाता के आधार पर हो या फिर डाक, जो भारतीय डाक में भी बहुत सारे खाते खोले गए हैं ना, तो उसके माध्यम से हो। लेकिन पैसा नगद नहीं दिया जाएगा बल्कि खाते के माध्यम से ही दिया जाएगा। और कुछ और इतनी बातें आ गई तो एक और महत्वपूर्ण इसमें बात कर लेते हैं कि जो मनरेगा के तहत अभी तक सरकार द्वारा, या कह सकते हैं कि जो परिषद है, इस परिषद के द्वारा कुल 216 काम, कितने प्रकार के काम, 16 प्रकार के काम तय किए गए हैं जो मनरेगा में होते हैं। और इसमें से 164 प्रकार के काम कृषि से संबंधित है ना, कृषि या कृषि से संबंधित। साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विदेशों से जो वापस आ रहे हैं हमारे साथी, जो बहुत सारे हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर पहले काम कर रहे थे, लेकिन जब उन देशों में कोविड-19 का प्रभाव फैला, यहाँ बहुत सारी मौतें होने लगी, जिसके कारण उन्हें भी मजबूर होकर अपने देश में आना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को देश में रोजगार प्रदान करना अब जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनका तो रोजगार वहां पे छिन गया, अब इतना आसानी से उन्हें रोजगार मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे आकर बोझ बनने से अच्छा है कि उन्हें कोई रोजगार दिया जाए। तो उन्हें रोजगार देने के संदर्भ में सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गई है। वह योजना क्या है, हमें ये बताना है। तो साथियों उस योजना का नाम है स्वदेश। स्वदेश बेसिकली है क्या? स्वदेश एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसके तहत जो हमारे साथी वहां से विदेशों से वापस आ रहे हैं उन्हें इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें वह अपनी स्किल यानी अपनी कुशलता को बताएंगे कि वह किस क्षेत्र में कुशल है, क्या भोजन बनाना आता है, यानी वो खानसामे का काम कर रहा था। तो बहुत सारे देश में जो होटल है उन होटलों को डेटा को उपलब्ध कराया जाएगा। भाई ये देख लीजिए यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति एक अमेरिका से आया हुआ है या इटली से आया हुआ है जो एक बावर्ची हुआ करता था, आपकी जरूरत हो तो आप देखिए। ठीक, तो इस तरह से जो है यह लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। स्वदेश, स्वदेश का एक फुल फॉर्म देख लेते हैं, स्किल्ड वर्कर्स, है ना, अराइवल डेटाबेस एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो ये है स्वदेश का फुल फॉर्म। और इस जो स्वदेश को योजना को क्रियान्वित की जा रही है 3 मंत्रालय द्वारा। फर्स्ट वन एक तो होगा कौशल विकास मंत्रालय, कह सकते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नंबर 2 नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और नंबर 3 जो है यहाँ पर हमारा वो है विदेश मंत्रालय। ठीक, और इसी से संबंध में एक और बात आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा ये जो विदेशों में लोग रह रहे हैं इन्हें देश में लाने के लिए एक योजना चलाई गई है, एक मिशन चलाया गया जिसे वंदे भारत मिशन कहते हैं। ओके, हाँ साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत ने यानी अपने देश ने किस देश के साथ पर्यावरण संरक्षण में सहयोग के लिए एक समझौता किया है? तो वह देश कौन सा है? भूटान। और यह समझौता कितने वर्ष के लिए हुआ है? 10 वर्षों के लिए। ठीक है, तो हमारे देश यानी जो अपना बिल्कुल बहुत पड़ोसी देश है, छोटा भाई की तरह है भूटान, उसके साथ हमने समझौता किया है पर्यावरण संरक्षण के लिए। और यह समझौता कितने वर्ष के लिए है? 10 वर्षों के लिए। साथियों आज का अंतिम प्रश्न, विश्व बैंक की
ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में कोविड-19 के प्रभाव से लगभग कितनी आबादी को 2000 में सन 2020 में अत्यधिक गरीब होने की, यानी गरीब नहीं बल्कि अत्यधिक गरीब हो जाने का अनुमान किया गया है। तो आप कितनी है आबादी? 60 मिलियन। 60 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 6 करोड़। तो ये महत्वपूर्ण बात कि विश्व बैंक की जो ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट है, यह विश्व बैंक द्वारा हर 6 महीने पर जारी किया जाता है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है, अनुमान लगाया गया है कि कोविड-19 का जो प्रभाव पड़ा है पूरे विश्व में, उसके कारण पूरे विश्व में लगभग 60 मिलियन आबादी जो है वह अत्यधिक गरीब हो जाएगी 2020 में। ओके, आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। थैंक यू।